हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिट 4। हम लोग क्या आज से यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं। ठीक? तो टारगेट आपको पता है कि मुझे बहुत जल्दी करना है, तो बहुत जल्दी खत्म होगी आपकी। इस पे क्लासेस कितनी होने वाली है, कैसा क्या होने वाला है, मैं आपको पहले बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 के लिए। और क्लास का पैटर्न क्या है, नोट्स कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि जब भी यूनिट शुरू होती है बच्चे वहां से क्लास को अटैच करते हैं। देखो, तो क्लास मोस्टली एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। लेकिन अगर आपको कोई भी एपी का एग्जाम देना हो, कोई भी आपको सेट का एग्जाम देना हो, कोई भी नेट का एग्जाम देना, आपको किसी भी ईयर का अगर सिलेबस सेम है, तो आप इन नोट्स को फॉलो कर सकते हो, इन क्लास को फॉलो कर सकते हो। हालांकि मोस्टली फोकस एमपीपीएससी एपी पर आपका रहेगा। यहाँ पे जो आपका यूनिट 4 इसमें टॉपिक क्या क्या है, यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए सारे आपको बता दूं। अभी एमपी में इनका वेटेज बहुत कम है, यहाँ से आपको मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस यूनिट से। हालांकि रहता क्या कि प्रत्येक यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन आने चाहिए, आपको 10 यूनिट ना, तो प्रत्येक यूनिट से आपको 15 क्वेश्चन आने चाहिए। बट सबका कहना है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट मैंने देखा यहाँ से आपको प्रॉपर 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजवंश ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लास्ट में जो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे इस काल का साहित्य आपको ऐसा मिल जाएगा। इस काल का आपका जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, जे नालंदा थानेश्वर, यहाँ पे देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन बातों को, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, कि जो पढ़े भी होते हैं और पढ़ने के बाद भी हम गलत करते हैं, पढ़े भी होते हैं और पढ़ने के बाद भी गलत करते हैं। तो प्रयास करना इस यूनिट को बहुत अच्छे से करो। एक बोरिंग यूनिट है लेकिन बहुत अच्छी यूनिट है। हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, जो नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, एक पीडीएफ में आपको शेयर करता हूँ, इन्हीं नोट्स को मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये पीडीएफ तो क्लास के फॉर्मेट में है, बट प्रिंट आउट फॉर्मेट में मैंने आपको शेयर कर दिया है। वहां पे आपको ऐसे मिलती है पीडीएफ, देखो इस तरीके से कुछ होती है। आपको दिखा दो, इस तरीके से आपको पीडीएफ होती है प्रिंट आउट फॉर्मेट में। आप इनको प्रिंट निकलवा सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यूनिट 4 की पीडीएफ है, पूरे टॉपिक आपके रहेंगे, टू द पॉइंट आपके रहेंगे। और जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई नई चीज आप पढ़ रहे हो, उसमें ऐड ऑन करते जाओ। साइड में पेज चिपका, यहाँ पे स्टेबल करो, उसको चिपका दे जाओ, आपको काम चल जाएगा, नए पेज आपके बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें स्टिकी नोट भी आप ऐड कर सकते हो जब भी आपको कोई नई चीज मिलती है। तो सिलेबस क्या है आपका, भाई पहले वही है कि पहले आपको वो शब्दावली दी जाती है कि भैया क्या शब्दावली है वो पढ़ो पहले, जो इसमें दिया गया सिलेबस यहाँ पे नहीं लगाया मैंने। कुछ शब्दावली दी जाती है, उनको डिस्कस करना है। गुप्त गुप्त उत्तरकाल पढ़ना, पढ़ो क्या इसमें, पढ़ो क्या गुप्त और गुप्त उत्तरकाल पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। लोग आपके क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम तो वैसे वहां पे संकल्पना दी गया था आपका, क्या इस यूनिट का नाम जो आपका दिया गया सिलेबस में संकल्पना विचार दिया गया, बट इसको मैंने नाम क्या दे दिया, गुप्त और गुप्तोत्तर का नाम दे दिया। साथ ही साथ इसको पूर्व मध्यकाल भी, क्या इसमें आपको पूर्व मध्यकाल भी आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण आपको होने लग जाते हैं, और मध्यकाल की छवि आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। पूर्व मध्यकालीन छवि आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो आपको सिलेबस दिखा दूं, हालांकि सिलेबस देख लो एक बार, चलो ये आपका सिलेबस है, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे आपका सिलेबस दिख रहा होगा। ये आपका यूनिट 4 का मैंने बोला टॉपिक का नाम क्या दिया गया यहाँ पे, प्राचीन भारत की संकल्पना विचार, बट इसका नाम मैंने गुप्त गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल इसका नाम कर दिया मैंने। देखो यहाँ तक पूरा आपको दिख रहा है कि इन शब्दावली को पढ़ना है, गुप्त राजवंश को पढ़ना है, गुप्त काल की संस्कृति वगैरह पढ़नी है, अपन विज्ञान कला साहित्य पढ़ना है, गोल्डन एज क्या कहते हैं वो पढ़ना है अपन को, खानिस्व वर्धन काल पढ़ना है अपन को, उत्तर पूरी सीमावर्ती की राज पढ़ना, इसको मैंने बहुत डिटेल में रखा है। यहाँ से कुछ बनता है, मैंने इसको पूरा विकीपीडिया से बहुत सारे सोर्सों से लेके रखा है यार अपने, इनको शॉर्ट में रखा है। तो क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है, भी सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फिर आपका यूनिट 5 आ जाएगा क्या, मध्यकालीन इतिहास। तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसको हम ट्राई करते हैं कितनी क्लास में होता है, कैसे होता है, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जो अपना नया टेलीग्राम बनाया मैंने जीआरएफ हिस्ट्री नाम से, डेस्टिनी मेकर क्लासेस नाम से आपको मिल जाएगा। इसको सर्च करेंगे या इसको सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। पुराना टेलीग्राम कहाँ गया, ये बंद हो गया था, तो आपको नए पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। या आप मुझे AJNAIT2318 इंस्टा हैंडल, ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम हैंडल, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप हैंडल भी मेरा यही है, आप व्हाट्सअप पर ही हैंडल बनेंगे ना, तो यही मेरा व्हाट्सअप हैंडल है। हर जगह मैंने ऑक्यूपाइड कर लिया इसी को, AJNKIT2318, ठीक है ना। चलो मिलते हैं क्लास में। चले फिर क्लास में शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक आपका पहले वही संकल्पना है, स्त्री धन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं, बेसिक चीज होती है, ज्यादा डीप नहीं होती है। स्त्री धन भैया हिंदू परंपरा में जो विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, वहां पर स्त्री धन की परंपरा चली जाती है। विवाह अथवा अन्य अवसरों पर किसी स्त्री को उसके पिता का, भाई का या अन्य परिजनों का जो उपहार स्वरूप धन प्राप्त होता है, संपत्ति प्राप्त होती है, उसको स्त्री धन कहते हैं।
तब हिंदू विवाह परंपरा में इन धन पर मुक्ता स्त्रियों का अधिकार होता है। ऋग्वेद में, महाभारत में जुए में स्त्री पर दाव लगाने के प्रमाण मिलते हैं, जिसकी स्मृतिकारों ने निंदा की है। मतलब कि महिलाओं को स्मृति उसमें क्या, इसमें जुए मत खेलो। आपने देखा महाभारत में देखते हैं जुए में लगा देते हैं। स्मृतिकारों ने स्त्री धन के उत्तराधिकार के संबंध में अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। सामांतरा स्त्री धन पर पुत्री के अधिकार को स्वीकार किया गया है। आपातकाल में स्त्री धन का उपयोग उचित माना गया है। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री द्वारा इसका प्रयोग अपने पति के आज्ञा अनुसार किया जाता है। इस जो बोलते हैं सोने चांदी जरूरत पहनते रहते हैं वो सब चीजें। स्त्री धन मूलतः स्वेच्छा से दिया गया धन होता है, जो कालांतर में परंपरा दहेज के रूप में बदल गई है। ठीक है ना। हालांकि मतलब दहेज के रूप में नहीं मानी जाती परंपरा। गोल्ड वगैरह जो होता है ना, वो लड़कों को ही चढ़ाना पड़ता है लड़की के लिए अपने। जो गोल्ड वगैरह होते हैं, इयरिंग्स वगैरह होते हैं, कान की बाली होती है, हाथ के सोने वगैरह होते हैं, सब जो होता है ना बेटा लड़कों ही का होता है। तो दहेज परंपरा में नहीं आया। दहेज में सामग्री आती है, लोटा बाल्टी वगैरह। ठीक है। स्मारक पत्र क्या होते हैं? आप महापाषाण काल पढ़ते आ रहे हो बेटा। आप क्या महापाषाण काल पढ़ते आ रहे हो। वहां पे हम लोग देख रहे हैं समाधि के ऊपर स्मारक पत्र रख रहे हैं। हमने संगम काल पढ़ा था। संगम काल, संगम काल में क्या वीरों की भूमि, वीरों के ऊपर हमें क्या देखा था कि स्मारक बनाते हैं। तो वही चीज स्मारक पत्थर से आ सकता है किसी व्यक्ति या अथवा घटना की स्मृति में स्थापित किया जाने वाले पत्थर की सलाह है। प्राचीन काल से इन पत्थरों पर स्मृति व घटना को लिपिबद्ध करते हैं। कालांतर में स्मारक पत्थरों को राजा और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ जोड़ा जाने लग गया। देखो लिखा ना, संगम युग में वीरों की स्मृति में स्मारक पत्थर स्थापित किए जाते थे। इन्हें वीर प्रशस्तर या वीरगढ़ कहा जाता था। मौर्य शासक असुर और अशोक ने क्या अपने राज्याधीशों को तथा अपने उपदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों पर खुदवाया था। कालांतर में कुषाणों ने, गुप्तों ने, हर्षकालीन शासकों ने भी क्या किया था, प्रशस्तर और अभिलेख स्थापित किए थे। इनके वंश, कालक्रम, कार, उपदेश इत्यादि जानकारियां मिलती है। ठीक है ना। स्मारक पत्थर मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जो कि अपने आप को दीर्घकाल तक अस्तित्व बनाए रखते हैं। इतिहास के अध्ययन में उपयोगी होते हैं। अग्रहार भूमि क्या होती है? एक भूमि होती है, दान में दी गई भूमि होती है, ब्राह्मणों को दी जाती है। ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में राजा और भूमि स्वामी द्वारा जो राजाओं को दान में दी गई भूमि होती है, उनको हम अग्रहार भूमि कहते थे। यह भूमि सामान्यतः कर मुक्त आपकी होती थी, जिस पर भूमि प्राप्त करता तो व्यापक अधिकार होता था। प्रारंभिक काल में अग्रहार मुक्ता ब्राह्मणों को प्रदान किए जाते थे, लेकिन कालांतर में धार्मिक संस्थाओं को भी देने लग गए, मंदिरों को देने लग गए। आप देखो बहुत सारे आपको जो विश्वविद्यालय मिले, तक्षशिला, नालंदा, वहां पे भी सारी चीज देखेंगे आपको। भूमिदान की विकसित परंपरा प्रारंभिक महत्वपूर्ण जो आरंभ हुआ था सातवाहन काल में हुआ था। इस काल में भूमिदान का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा को प्रोत्साहन करना और धर्म का संरक्षण और प्रसार करना। कालांतर में भूमिदान, अग्रहार और व्यवस्था ने क्या किया? सामंतवाद को विकास किया। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे, जब सामंतवादी व्यवस्था पढ़ोगे, इस टॉपिक में एक चीज आपको मिलेगी, आपको सामंतवादी व्यवस्था। क्या इस क्लास में इन यूनिट 4 में आपको क्या मिलेगी? सामंतवादी व्यवस्था विशेष मिलेगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है ना। मंदिर स्थापत्य की शैलियों की बात करते हैं, आप नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ना ही है आपको। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर शैली दक्षिण भारत में। नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत में मिलती है। जो मंदिर आपके ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम जगती बोलते हैं, जिनको हम क्या जगती बोलते हैं। जो मंदिर होते हैं मुख्यतः पंचायत शैली बनते हैं, मुख्य मंदिर होता है, 5 आपके लघु मंदिर होते हैं। ठीक है ना। चारों कोनों पर मंदिर, गर्भगृह पर क्या ऊंची शिखर आपकी होती है। चंदेल शासकों ने नागर शैली का प्रोत्साहन किया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव आपको इसका दिखेगा। द्रविड़ शैली की बात करते हैं, द्रविड़ शैली की, तो इसका जो विकास हुआ मुख्यतः कहाँ पे? दक्षिण भारत में हुआ है। इसी विशेष रूप से पल्लव राजा तथा चोल शासकों का संरक्षण था। द्रविड़ शैली में मंदिर गर्भगृह के ऊपर की स्थित संरचना का आधार चौड़ा था। देखो द्रविड़ शैली में क्या जो मंदिर था, गर्भगृह के ऊपर स्थित जो संरचना है उसका आधार चौड़ा है। ठीक है ना। जो शिखर है उसका क्या है? आधार चौड़ा, इसलिए क्या पिरामिड नुमा बनती है और ऊपर की सक्रिय होती आती है। इस पिरामिड नुमा संरचना को विमान कहते हैं। ठीक है, विमान कहते हैं। दक्षिण मंदिर स्थापत्य में जो विशाल प्रवेश द्वार होते हैं वो गोपुरम कहते थे। इस शैली का उदाहरण आपको राजा प्रथम द्वारा स्थित तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर में देखने को मिलेगा। बेसर शैली भैया इन दोनों की मिश्रण होती है आपकी। ठीक है ना। नागर और द्रविड़ की आपकी मिश्रित होती है, बेसर शैली होती है। इस शैली का विकास दक्कन क्षेत्र में हुआ था। चालुक्य शासकों की स्थापत्य परंपरा मानी जाती है। एहुल तथा पद्दकल में मंदिर दक्कन की मिश्रित स्थापत्य परंपरा के एग्जाम्पल थे। इस प्रकार बेसर शैली को सामान्यतः नागर और द्रविड़ स्थापत्य परंपराओं में समन्वित किया जाता है। ठीक है ना। अब आते गुप्त वंश। ये आपकी शब्दावलियों की बात खत्म। ये नॉर्मल चीजें थी जो आपको पढ़ना ही है, डिटेल में पढ़ना है, पढ़ भी चुके हैं आप लोग। ठीक है ना। अब आते हैं लोग किस पर? गुप्त काल में आते हैं। गुप्त डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी मानता हूँ और सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। यह क्या कहानी देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद लगभग 500 वर्षों तक उत्तर भारत में कोई स्थायी शासन नहीं मिलेगा। आप देखो मौर्य काल पढ़ा था अपन ने, जब मौर्य काल पढ़ा था अपन ने, इसके बाद आया था मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में देखा था
कि आपको भारत में बहुत छोटे छोटे राजवंश मिलेंगे, कुछ विदेशी राजवंश थे और कुछ देसी राजवंश थे। सातवाहन हो गया, शुंग हो गए और कण्व हो गए, ये आपके देसी राजवंश थे। आपको विदेशी में इंडो ग्रीक आपको मिल जाएंगे, इंडो ग्रीक, पहलव आपको मिल जाएंगे, शक आपको मिल जाएंगे, कुषाण आपको मिल जाएंगे। ये हम लोग विदेशी शासकों में पढ़ा, इन 9 शासकों को हमने पढ़ा था। दक्षिण में हमने देखा था तमिल राज्य को देखा था, दक्षिण में क्या हमने तमिल राज्यों को देखा था, जहाँ पे चोल चेल पांड आपको मिले थे, चोल चेल पांड मिले थे, लास्ट क्लास में हमने किया था। इस प्रकार से पूरा मौर्य काल में देखा था, मौर्य काल देखा था। अब गुप्त काल में आपको क्या लगभग 500 वर्षों बाद, जैसे मौर्य काल था आपका, वैसे ही आपको गुप्त काल दिखेगा। अब देखना मौर्य काल आपको पूरा केंद्रीकृत था, बट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, थोड़ा बहुत सामंतवाद के लक्षण आपको देखेंगे गुप्त काल में, गुप्ततर काल में। अब यहाँ पे पढ़ना कैसे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके, जो टाइम मौर्य काल में था, मौर्य काल से यहाँ पे क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको पढ़ना है आपको, शासन प्रशासन पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, प्रमुख शब्दावली पढ़नी है, कौन सी घटना किस शासक से संबंधित है, कौन सा युद्ध, कौन सी डेट महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कौन सी डेट महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। जैसे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद 500 वर्षों तक कोई स्थायी शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। हालांकि आपकी मध्य देश में सुंगवंश था, उत्तर पश्चिम से बैक्ट्रियन एवं आपके थे, पहला थे शक शासक थे, ठीक है ना। इसके बाद कुषाण सत्ता आई थी आपकी, दक्षिण में आपकी सातवाहन भी आए थे यहाँ पे। परंतु गुप्त साम्राज्य के उदय के बाद भारत क्या वापस एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। श्रीगुप्त सबसे पहले आते हैं आपके, श्रीगुप्त आते हैं। श्रीगुप्त को इस वंश का संस्थापक माना जाता है या ऐतिहासिक शासक माना जाता है। हालांकि जब भी हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत होगी, तो वहां पे जो वंशावली शुरुआत होती है आपकी श्रीगुप्त से ना होकर घटोत्कच से होती है। किससे होती है? घटोत्कच से होती है। अभी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। लिखा है समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति, कुमारगुप्त के विलक्षण अभिलेख और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष श्रीगुप्त था। कहाँ कहाँ से? दो कुछ अभिलेखों से, प्राग प्रशस्ति से मिलता है, विलक्षण अभिलेख से मिलता है और भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 में मध्य यात्रा की थी और श्रीगुप्त का भाई साहब ने उल्लेख भी किया था। किसने? इत्सिंग ने। तो इत्सिंग किसके टाइम पे आया? श्रीगुप्त के टाइम पे इंडिया में आया था। फैनसांग किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, ठीक है ना। फायन किसके टाइम पे आया था बताओ? फायन फैनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, ठीक है ना। मैं थोड़ा गलत बोल दिया, इसको आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। कहानी को आगे बढ़े, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलो इत्सिंग की बात कर दो। चीनी यात्री इत्सिंग आता है, मध्य भारत की यात्रा करता है, श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार क्या, श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, इत्सिंग बताता है कि श्रीगुप्त ने क्या किया था। श्रीगुप्त ने इसके लिए चीनी यात्रियों के लिए यहाँ पे मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण कराया था। उसके निर्माण के लिए 24 गांव दान में दिए थे। आपसे पूछ सकता है मृग सिखावन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मृग सिखावन मंदिर का निर्माण किसने कराया था बेटा? तो श्रीगुप्त ने कराया था। बनारस के निकट श्रीगुप्त संबंधी कुछ मुद्राएं मोहर भी आपको प्राप्त होती हैं। इनमें एक मोहर पर गुप्तस्य लिखा हुआ है और दूसरी पर श्रीगुप्तस्य लिखा हुआ है। इतिहासकार काशी प्रताप जायसवाल, केपी जायसवाल आपको मिलेंगे। वो मानते हैं कि गुप्त वंश के प्रथम राजा जो था, उनका मूल नाम गुप्त था तथा राजा बनने का उसने श्री का शब्द सम्मानपूर्वक यूज किया था, तो श्रीगुप्त उसका नाम हो गया। संभवतः श्रीगुप्त जो प्रारंभ में मुरुंडों के अधीनस्थ शासक थे, बाद में स्वतंत्रता प्राप्त करने बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। वायु पुराण में, विष्णु पुराण में गुप्तों की जानकारी मिलती है। साथ में उल्लेख मिलता है कि गुप्त शासक गंगा तटवर्ती अनुगंग, प्रयाग, साकेत और मगध क्षेत्रों पर शासन करते थे। क्या? अनुगंग पर, प्रयाग पर, साकेत पर और मगध क्षेत्रों पर शासन करते थे। अब आते घटोत्कच। तो आप याद रखना, पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी स्तंभ लेख और आपका बिलसड़ अभिलेख, यहाँ से श्रीगुप्त आपको प्रथम शासक मिलते हैं। लेकिन जब बात करते हैं घटोत्कच की, तो यहाँ पे याद रखना सूफी अभिलेख में और प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में जब वंशावली की शुरुआत होती है तो घटोत्कच को गुप्त वंश का शासक बताया जाता है, ठीक है ना।
इस बात को आपको याद रखना है। घटोत्कच के शासनकाल की राजनीतिक एवं सैन्य घटनाओं की विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है। श्रीगुप्त की भांति घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। अभी महाराजा धीराज नहीं आएंगे, अब महाराज आएंगे। यहाँ पे सुनना, आपकी बड़ी बड़ी उपाधियां क्यों आएंगी? बड़ी बड़ी उपाधियां यहाँ पे देखिए, आप आगे देखोगे महाराजा धीराज, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां। क्यों? क्योंकि अपने आप को राजाओं विशेष दिखाने के लिए। बहुत सारे राजा हैं, अधीनस्थ सामंत हैं, अधीनस्थ लोग हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में अपने को विशेष दिखाने के लिए, महत्वपूर्ण दिखाने के लिए आपको क्या मिलेंगी? महाराजा जैसी बड़ी उपाधि मिलेंगी। महाराजा धीराज, महाराजा, तो लिखा ना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। इसने क्या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति एवं स्वतंत्रता का संकेत देती है। भाई साहब ने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध किए थे। क्या? लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध किए थे, और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्तों की राजनीतिक स्थिति क्या की थी? मजबूत की थी। और कुमार देवी से क्या हुआ था? समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। समुद्रगुप्त किसका बेटा है? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का बेटा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, विवाह की स्मृति में, विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त कुमार देवी राजा रानी प्रकार, पूछता राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे? राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। किस उपलक्ष्य में किए थे बेटा? किस उपलक्ष्य में? तो विवाह के उपलक्ष्य में जारी किए थे। किसके थे? तो सोने के सिक्के थे, गोल्ड कॉइन थे। इस बात को आपको रखना है। एक और इस पर चंद्रगुप्त की मूर्ति, और दूसरी तरफ आपको कुमार देवी की संयुक्त आकृति आपको मिलती है, और दूसरी तरफ आपको लक्ष्मी। देखो एक और आपको क्या मिल रहा है? सिक्कों पर एक तरफ आपको राजा रानी मिल रहे हैं, राजा रानी, और दूसरी आपको क्या मिल रही है? लक्ष्मी मिल रही है। दूसरी तरफ क्या आपको? लक्ष्मी देखने को मिलेंगी। इस बात को आपको रखना है। अब बात करते हैं गुप्त संवत की। गुप्त संवत की शुरुआत हुई तो चंद्रगुप्त प्रथम का एक अंत महत्वपूर्ण कार्य था गुप्त संवत की स्तंभ करना। अब यहाँ पर कई लोग डाउट मारे चंद्रगुप्त द्वितीय लगा देते हैं, तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम से मानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत का आरंभ 319 से 320 ईस्वी के पूर्व माना जाता है, ईसा ईस्वी माना जाता है। समय विस्तार की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने बिहार, उत्तर प्रदेश अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया था। शासन के अंतिम चरण में उसने संभवतः राजकीय दायित्व की निवृत्ति ग्रहण की और अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। ये आपको राजकीय अधिकारों से निवृत्त किया, समझ रहा कि अपना राजपाट त्याग दिया, अपना राजपाट त्याग दिया अपने पुत्र के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इस बात याद रखना। आज ही जो वर्तमान में मैंने इसको कल एक वीडियो भी डाली थी, आपको सुना हुआ आपने, तो जयपुर मर्डर केस हुआ है। क्या हुआ है? जयपुर मर्डर केस हुआ है। मैंने उसको को इससे लिंक किया था कि पहले हमारे भारतीय परंपरा में ऋग्वेद में जो आपके 4 आश्रम व्यवस्था दी गई है, 4 आश्रम व्यवस्था में आपको बताया गया था कि संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आपको धीमे धीमे अपनी राजगद्दी छोड़ने के काम करता है कि आप राजगद्दी छोड़ो। लेकिन आज के लोग क्या, अगर राजगद्दी नहीं छोड़ रहे तो कहीं उनको बदले में क्या मिल रहा है? भाई देख लो मर्डर सीधा। मैं इसके लिए जस्टिफाइज नहीं कर रहा हूँ कि इसको सपोर्ट करो लड़की को उसने माँ की हत्या क्यों की, बट बता रहा हूँ गद्दी समय के साथ आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। समय के साथ आपको क्या गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप गद्दी नहीं छोड़ोगे तो आप गद्दी रहोगे, नहीं बचोगे, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। प्राग प्रशस्ति की बात करते हैं। प्राग प्रशस्ति एरन अभिलेख, ऋत्यपुर अभिलेख से समुद्रगुप्त को उत्तराधिक बनाए जाने के संबंध में आपको जानकारी मिलती है। बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी और महत्वपूर्ण शासक था। इस बात को आपको रखना। क्या समुद्रगुप्त क्या था बेटा? समुद्रगुप्त का सर्वाधिक पराक्रमी और महत्वपूर्ण शासक था। इसकी बहुत सारी पॉलिसी आपसे पूछी आती है, लेकिन आपको एमपी एपी के हिसाब से मैंने यहाँ पे चीजें रखी, बहुत डिटेल में नहीं रखा इसको मैंने। राज्यवर्ण से पूर्व उसने संभवतः कांच से जुड़े उत्तराधिकार संघर्ष का सामना किया था। कांच के नाम से स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं, कांच नाम के स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। कांच और समुद्र की पहचान तथा उनके पारस्परिक संबंध के विषय में इतिहासकारों को मतभेद है। समुद्रगुप्त ने शीघ्र ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और व्यापक दिग्विजय की नीति अपनाई थी, व्यापक दिग्विजय की नीति अपनाई थी। प्राग प्रशस्ति से आपको पता है, प्राग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासन व विजयों की जानकारी मिलती है। इस बात को आपको रखना है। प्राग प्रशस्ति किसकी है? उसके दरबारी कवि और अधिकारी हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। वर्तमान में प्रयागराज में स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। आपको बता दूं, इसी पर आपको, इसी प्राग प्रशस्ति पर आपको अशोक का कौशाम्बी अभिलेख मिलता है, अशोक का रानी अभिलेख मिलता है और समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति। इनको एक ही स्तंभ अभिलेख को तीनों नाम से आते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्राग प्रशस्ति कुछ अंश गद्य में है तो कुछ पद्य में है, ठीक ना। इसलिए गद्य पद्य में मिश्रित होने वजह से इसको हम क्या चंपू शैली के रूप में जानते हैं कि प्राग प्रशस्ति की शैली कौन सी? चंपू शैली। क्या बेटा? चंपू शैली के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के वक्त की जानकारी मिलती है। प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर अर्थात धर्म की प्राचीर या धर्म संरक्षक बताया गया है। उसे धरती पर
विचरण करने वाला देवता बताया गया। अब देखो यहाँ पे देखना, अपन ने याद है जब इंडो ग्रीक शासक पढ़े थे तो अपन ने कहीं ना कहीं राजाओं को किससे जोड़ दिया था, अपने राजाओं को कि भैया उनके धर्म से, देवीय शक्तियों से जोड़ रहे थे हम लोग उनको। क्या हम लोग देवीय शक्ति से जोड़ रहे थे, देव कुल से जोड़ रहे थे, डिवाइन ग्लोरी थोड़ी हम लोग दे रहे थे कि राजा महाराजा कैसे अपने आप को, कैसे बेटा, देवताओं से जोड़ रहे हैं, देवताओं से प्राप्त शक्ति तो बता रहे हैं, क्यों, अपने आप को महान बताने के लिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये प्राग प्रशस्ति में क्या समुद्र को धर्म प्राचीर बंध कहा गया है, अर्थात धर्म की प्राचीरा, धर्म का संरक्षक बताया गया। उसे धरती पर विचरण करने वाला, गॉड मूविंग ऑन अर्थ, गॉड मूविंग ऑन अर्थ के रूप में वर्णित किया गया है। विद्वान व कवि, स्कॉलर पोइट, समुद्रगुप्त को एक महान विद्वान बताया गया है क्योंकि वह शास्त्रों को ज्ञाता था। काव्य शास्त्र, काव्य क्षेत्र में उसे ख्याति प्राप्त थी, उसे कविराज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। क्या समुद्रगुप्त को क्या कविराज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। महान संगीतक की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति क्या समुद्रगुप्त की संगीत प्रतिभा की प्रशंसा करती है। कहा गया है कि संगीत में नारद और तुरुम्बरु, जो कि दक्षिण भारत के आपके संगीतकार हैं, तुरुम्बरु जैसे प्रसिद्ध पौराणिक संगीतकों को भी लज्जित कर देता, मतलब हरा देते थे। समुद्रगुप्त के वीणा वादक प्रकार के सिक्के आपको मिलते हैं, बहुत सबसे महत्वपूर्ण यही है जहां से हमें वीणा बजाते हुए दिखाई देता है समुद्रगुप्त, वहीं से हमें जानकारी मिलती है कि हाँ समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। महान योद्धा की बात करें तो समुद्रगुप्त महान योद्धा था, वीर योद्धा था, प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और उसके जरिए युद्ध के घाव मिलते हैं, अपन को देखने को मिलेगा। निरंतर सैन्य गतिविधियों में भाग लेता था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रम प्रकार के सिक्के जारी किए थे, टाइगर सेलर, ठीक है ना यार ना, टाइगर शैली के सिक्के जारी किसने किए थे, टाइगर सेलर, व्याघ्र पराक्रम प्रकार के सिक्के किसने, समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। मैंने आपको डे 1 में बोला था, जब मैं आपको मौर्य काल पढ़ा रहा था तभी बोला था कि विभिन्न कॉइन से आपको क्वेश्चन आते हैं, और जब कॉइन की शैली है ना, इनको आपको करके रखना है, किन किन कॉइन की किस प्रकार की शैलियां हैं, ठीक है ना। सच्चरित व्यक्तित्व की बात करूं, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को सच्चरित बताया गया है, वर्टियस बताया गया है। उसके व्यक्तित्व को चंद्रमा के समान धवल, प्योर लाइक द मून कहा गया है, ठीक ना, प्योर लाइक द मून। आप बोलो सर चंद्रगुप्त को यहीं पर आपने समाप्त कर दिया, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को बहुत बड़ा होता है कि नहीं। तो मैंने बोला आपका एमपी ओरिएंटेड मैंने बताया, ना यहाँ पे दक्षिण विजय नीति आपकी इसमें, ना उत्तर विजय नीति आपकी है ना, कुछ भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। इस बात को थोड़ा आपको यहीं पे पेशेंस रखना है बस यहीं पे। इसलिए मैं केवल एक क्लास आपकी अदर एग्जाम के लिए नहीं है, एमपी एपी के हिसाब से, क्या है एमपी एपी के हिसाब से आपको क्लास मिलेगी, इस बात को आपको रखना है। एमपी एपी में आपके अभिलेख बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ठोक के अभिलेख रखे हैं आपके लिए, थोड़ा यहीं पे बस पकड़ना हो जाता है। मैंने बोला एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई, यही होती है आपकी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई। और आपको चाहिए ना तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा कि लूसेंट अपने पास रखो, क्या लूसेंट अपने पास रखो, और लूसेंट में इतिहास का जो टॉपिक दिया गया है, लूसेंट में आप जाओ कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाल में, तो वहां पे समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है, तो उसको एक बार आपको देख लेना बस। गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त की परम भागवत की उपाधि दी गई आपको, वो सब देख लेना। हालांकि अभी समुद्रगुप्त समाप्त नहीं हुआ, आपको अभी और भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि समुद्रगुप्त आपका इतने में ही समाप्त हो गया। भारत का नेपोलियन कहते हैं, आर्यवत के 9 शासकों को हराया था, दक्षिणावर्त के 12 शासकों पर किया था। आपको लिखना लिख लो, मैंने क्लास 1 में बताया आपकी एक आदत होती है एक ही जगह पे सब कुछ चाहिए होती है कि नहीं, तब लिख लो आप लोग, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। क्या कहा गया देखो समुद्रगुप्त, इसको समाप्त मतलब अभी और भी आएगा समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है ना। बोला समुद्रगुप्त की नीति थी युद्ध की, ठीक है ना। इसने क्या किया था भाई साहब, इसने क्या किया था, इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को, आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया था, और दक्षिणावर्त के लगभग 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयी कारण इसको क्या अपन लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसको अश्वमेध करता, विक्रमांगद, परम भागवत की उपाधि करने वाला बोलते हैं, कविराज बोलते हैं। समुद्रगुप्त आपका विष्णु का उपासक था, क्या था आपका विष्णु का उपासक था, ठीक ना। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसको विप्रलंभ के नाम से जानते हैं। अब समकालीन अभिलेख की साक्ष्यों के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। कुछ साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त सिक्कों के आधार पर इतिहासकार को मत है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक भाई था आपका रामगुप्त। कौन था, रामगुप्त ने शासन किया होगा। अब रामगुप्त की कहानी कैसे है, रामगुप्त की कहानी ऐसी है कि रामगुप्त गद्दी बैठते हैं, लेकिन भाई साहब सुंगों से हार जाते हैं। उसमें सुंग की बात यहाँ पे आती है कि सुंगों से हार जाते हैं। जब सुंगों से हार जाते हैं तो अपनी वाइफ को सुंगों के पास भेज देते हैं। इस बात से चंद्रगुप्त द्वितीय भिक्षमा देते, हतोत्साहित होते हैं कि मेरी भाभी को वहां क्यों भेजा है, क्योंकि भेजते नहीं है, भाभी को बुलाते हैं वो लोग कि अपने पति को भेज देता है। तो चंद्रगुप्त महिला के रूप में जाते हैं और सुंगों का वध करके लौट के आ जाते हैं, और आते ही रामगुप्त को वध कर देते हैं।
और अपनी पत्नी से, इनकी पत्नी से, रामगुप्त की पत्नी से शादी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि राखालदास बनर्जी ने भी रामगुप्त के इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है। संभवतः रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को पदच्युत कर सिंहासन प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवराज है, देवगुप्त है, ठीक है ना। वाकटक अभिलेखों उसके सिक्कों पर अंकित देवश्री नाम से इसकी पुष्टि होती है। जो महरौली का लोह स्तंभ है आपका, वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है, याद रखना। इस पर चंद नामक शासकों की विजयों का उल्लेख है, और इसी चंद नामक विजयों की शासकों जो उल्लेख है, अधिकांश इतिहासकार इसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जोड़ते हैं। अभिलेख के अनुसार चंद्र ने सिंधु नदी के पार वायिकों को पराजित किया था और पूर्वी भारत में बंग शासकों को पराजित किया था। इस बात को आपको रखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय गाथाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? जो महरौली का लोह स्तंभ है, कुतुब मीनार परिसर में आपको मिल जाएगा, लोहे का स्तंभ है। अभी हम लोग इसको जब गुप्तकालीन विज्ञान तकनीक पढ़ेंगे वहां पे इसको अच्छे से पढ़ते हैं। नागवंश की बात करें तो नागवंश से क्या किया था भाई साहब ने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था, और इन्हीं की पुत्री, और इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ था। इसका विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किससे बेटा? वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। और जब एमपी पढ़ते तो एमपी में आपका मौर्य और वाकटक संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण आते हैं। मौर्य और वाकटक संबंध एमपी के लिए महत्वपूर्ण है। दो यहीं पे पकड़ आ गई ना कि एमपी के लिए महत्वपूर्ण मौर्य वाकटक संबंध। तो प्रभावती गुप्त कौन थी बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय, और कुबेर नागा की पुत्री थी, और इन्होंने इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका? वाकटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया था। इस बात को आपको रखना है। यहाँ से क्या गुप्त और वाकटक वैवाहिक संबंध स्थापित आपके होते हैं। शक विजयों की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? पश्चिम भारत के क्षत्रपों अथवा शकों को पराजित किया था। उसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर पश्चिम क्षत्रप, यहाँ पर रुद्र सिंह है, यहाँ पर रुद्र सेन है, ठीक है ना, क्षत्रपों की सत्ता को समाप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह वीरसेन ने उल्लेख किया है कि वह अपने स्वामी के साथ विजय अभियान में सम्मिलित था। वीरसेन ने उदयगिरी की एक गुफा या मंदिर का निर्माण कराया। आपको पढ़ाया था वीरसेन ने निर्माण कराया है, ठीक है। वीरसेन गुफा उदयगिरी में मिलती है आपको। वीरसेन तो बोलेगा वीरसेन उदयगिरी गुफा लेख। इससे आपको जानकारी मिलती है। इसमें आपको वीरसेन को शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति का मर्मज्ञ बताया गया है। उसे कवि बताया गया, पाटलिपुत्र का निवासी बताया गया है। चांदी के सिक्के, शकों की विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन पूछा गया आपसे। गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शासक जारी करने वाला राजा कौन है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों? गोल्ड के तो हम लोग पहले देख चुके हैं, राजा रानी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के, बीड़ा बजाते हुए सिक्के, है कि नहीं, किसके? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के। लेकिन यहाँ पे चांदी की सिक्के की बात आएगी, सिल्वर कॉइन्स की बात आएगी, तो सर्वप्रथम किसने बेटा? यहाँ पे गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय जारी करता है, ठीक है ना। और कब करता है? शकों की विजय के उपलक्ष्य में। अब चूंकि चांदी के सिक्के प्रतीकात्मक कैसे हो रहे हैं, आपको याद होगा लास्ट पिछली क्लास पढ़ते आ रहे हो कि चांदी की यहाँ पे कमी होने को मिल रही है। सोना तो पर्याप्त मात्रा में, चांदी की कमी होने लगी। क्यों हो रही? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा आ रही है। जो व्यापारिक मार्ग था वो कम हो चुका था। चांदी पश्चिम से आती, पश्चिम के व्यापारिक मार्ग में अवरोध आ चुके थे। इसकी वजह से क्या, चांदी मार्केट में कम थी। अब चांदी के सिक्के सिंबॉलिक रूप से क्या करो? चांदी के सिक्के जारी करोगे। अभी होता ना कि भाई भारत सरकार ने 500 का सिक्का जारी किया, 1000 का सिक्का जारी किया, स्मृति सिक्का जारी किया, विशेष स्मृति सिक्का जारी किया, होता कि नहीं होता है? स्मृति विशेष गोल्ड कॉइन जारी किया, स्मृति विशेष। तो इन सिक्कों पर पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्रा प्रणाली का प्रभाव दिखाई देता है। उपाधियों की बात करें, तो गुजरात और पश्चिमी भारत में शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी उपाधि दी थी और विक्रमादित्य जैसी उपाधि धारण की थी। पश्चिम भारत की विजय की पुष्टि कहां से होती है? सनकानिक महाराज के दान अभिलेख से होती है, तथा आम्रकादव नामक सैन्य अधिकारी के दान लेख से भी होती है। आम्रकादव नामक सैन्य अधिकारी के दान लेख से होती है, और सनकानिक महाराज के दान अभिलेख से क्या होती है? पुष्टि होती है। धार्मिक नीति बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। अभी मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की धार्मिक नीति अलग से पढ़ेंगे, ये आपको राजा विशेष की पढ़ रहे हैं। धार्मिक नीति में चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में पाशुपत मत के महत्ता और उसे दान दिए जाने की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त किसका अनुयायी था बेटा? वैष्णव का। समुद्रगुप्त जो था किसका था? विष्णु का अनुयायी था। देख लिया हमने। यहाँ पे समुद्रगुप्त किसका आ रहा है? पाशुपत समुदाय का आ रहा है। यह अभिलेख उसके शासनकाल में शैव धर्म को संरक्षण दिए जाने की बात करता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं क्या? परम भागवत था, अर्थात विष्णु का परम भक्त था। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे वैष्णव, समुद्रगुप्त भी वैष्णव हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय भी वैष्णव हो गया, लेकिन क्या कर रहा है? शैव धर्म को भी संरक्षण दे रहा है, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता की नीति की जानकारी उसको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? सिर्फ नागवंशों से नहीं, कदम्बों से भी वैवाहिक संबंध किए। देखो कालगुंड अभिलेख से जानकारी मिलती है कि कदम वंश के शासक काकुस्थ वर्मा की एक राजकुमारी के विवाह गुप्त परिवार में हुआ था। संभवतः इस राजकुमारी के विवाह
गुप्त युवराज कुमार गुप्त से हुआ था। चंद्रगुप्त की वैवाहिक कूटनीति के माध्यम से नागों से, वाकटक से और कदम जैसी शख्सियों से संबंध स्थापित किए थे। नाग देखो, अब देखो अपने आप को बेसिस दिखाना है तो महाराज राज के बारे में कर ली। नागों में स्वयं ने विवाह किया था कि नहीं किया था। वाकटक में प्रवती गुप्त से किया था, प्रवती गुप्त जिनकी पुत्री थी उनका विवाह किया था। और कदम की राजकुमारी यहाँ पे आई थी, ठीक है ना। कालिदास और कुंतल नरेश, तो राजा भोज के सिंगार प्रसाद और क्षेमेंद्रकृत औचित्य विचार चर्चा से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रसिद्ध कवि कौन थे। कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के पास भेजा था। तो यार रखना, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, नौ रत्नों में एक माने जाते हैं। अभी यहाँ पे नवरत्न चली आएगी, नौ रत्नों में एक माने जाते हैं, ठीक है ना, नौ रत्नों में एक माने जाते हैं। तो उनको कहाँ पे दूत बजाकर कहाँ पे कुंतल नरेश के पास भेजा था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की कूटनीति थी तथा कालिदास के राज दरबार की महत्वपूर्ण स्थिति को प्रदर्शित करती है। अब फायन महायुद्ध भारत आते हैं, तो फायन कब आते हैं बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आते हैं। कब, 399 ईस्वी के आसपास आते हैं और 414 में वापस लौट जाते हैं। विशेष तत्वों की बात करूं तो फायन ने अपने यात्रा में क्या चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखनीय नहीं किया है। इस बात को आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष रूप से फायन के लेखों में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं देखेंगे। फायन की यात्रा विवरण में तो फायन चीन से मध्य एशिया तथा पेशावर होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया था। उसने बौद्ध स्थलों की यात्रा की थी भाई, ताम्रलिप्ति पहुंचा था। ताम्रलिप्ति कहाँ का बंदर का था, दक्षिण भारत का था, नहीं बंगाल का था, ठीक है ना, याद रखना। वहां से वह समुद्री मार्ग से श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों सहित 414 में चीन वापस लौटा। मध्य देश का वर्णन करता है, मतलब मध्य प्रदेश का। पायन के अनुसार मध्य देश में ब्राह्मणों का देश था, यहाँ के लोग सुखी व संपन्न थे। उसके अनुसार राजा मृत्युदंड नहीं देता था। राज्य में क्या मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। अपराधियों को आर्थिक दंड दिए जाते, मतलब क्या सिर्फ सिविल की बात करता है, सिविल जस्टिस की बात करता है। इसके टाइम पे कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ होगा। भारत राज्य द्रोह कोई क्या, जब भारत में बार बार कोई राजद्रोह करता था, रिवेलियन होता था, ट्रेजन करता था, तो क्या उसके अपराधियों का, राजद्रोही के आदमियों को क्या, अपराधियों का दाहिना हाथ काट लिया जाता था, मतलब हाथ काटते थे बस। खान पान की जानकारी दे फाइन, तो फाइन बताता है कि भाई साहब मध्य देश के लोग जीवित प्राणियों की हत्या नहीं करते थे, मांस नहीं खाते थे, मदरा नहीं पीते थे, प्याज लहसुन नहीं खाते थे। चांडाल इस व्यवस्था के अपवाद थे, चांडाल होते थे यहाँ पे और चांडाल ये सब चीज खाते थे। चांडालों को समाज में बहिष्कृत माना जाता था। फायन को चांडालों को विस्तृत करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कहा गया। इस बात को अपनी महत्वपूर्ण है कि मध्य देश में चांडालों की जानकारी कौन देता है आपको, फायन महोदय। कौन देता बेटा, फायन महोदय मध्य देश में चांडालों की जानकारी देते हैं और प्रथम विदेशी यात्री है जो कि आपको क्या चांडालों की जानकारी देता है। चीनी यात्री कौन, फायन देगा, हंसन देगा, एडसन देगा। आप बताओ कि तीनों में चीनी यात्रियों को राजकुमार किसको कहा जाता है, यात्रियों को राजकुमार किससे कहा जाता है, कमेंट आनी चाहिए। बाजार और मुद्रा व्यवस्था की बात करूं तो फायन के अनुसार भूषण खाने थे, मदुरालय यहाँ पे नहीं थे, भूषण खाने और मदुरालय नहीं थे। सामान क्रय विक्रय कौड़ियों में होता था। अब आपको यहाँ पे अर्थव्यवस्था देखिए कितने निम्न है। बौद्ध स्थलों की यात्रा, तो फायन ने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की है। और संकिस्ता व श्रावस्ती में अनेक स्मारक और भिक्षु देखे थे। और नालंदा, राजागृह, बौद्ध गया, वैशाली, श्रावस्ती, कपिल वस्तु की यात्रा की है। पाटलिपुत्र का वर्णन, फायन ने पाटलिपुत्र में मौर्य सम्राट अशोक के राजमहल को देखा था। वह अशोक की राजमहल की भव्यता से इतना प्रभावित हुआ उसने देवताओं द्वारा निर्मित इसे बताया था। फायन का यात्रा विवरण गुप्त काल की सामाजिक दशा, आर्थिक जीवन, प्रशासन व बौद्ध धर्म की जानकारियां देता है। अब आते कुमारगुप्त, कौन आता है कुमारगुप्त। अब फिर आप बोलोगे सर आपने चंद्रगुप्त द्वितीय का बहुत कुछ छोड़ दिया, अभी दरबारी नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया, साहित्य नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो फिर लोग पढ़ेंगे, अभी कहाँ जा रहे बेटा, अभी साहित्य वगैरह सब कुछ रहेगा। अभी तो लोग व्यक्तित्व तुम लोग पढ़ रहे हैं, राजा कौन है, अभी हम लोग क्या राजाओं के नाम पढ़ रहे हैं, राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कोई चीज छोड़ी, सब आगे पीछे है, सब प्रॉपर एक नोट्स के पैटर्न में जहां से आपसे पूछा है तो उस पैटर्न में आपके बनाए गए, ठीक है ना। कुमारगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। कुमारगुप्त को परंपरागत रूप से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला व संरक्षण करने वाला माना जाता है। कुमारगुप्त, ये अभी इंटरव्यू में पूछा गया था, हम लोग भूल गए थे। कुमारगुप्त के यानी गुप्त के शासकों में सर्वाधिक अभिलेख आपको कुमारगुप्त को प्राप्त होते हैं, लगभग 18 अभिलेख आपको प्राप्त होते हैं। और कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति, तो मयूर सिक्के कौन ने जारी किए थे, मयूर सिक्के, मयूर कॉइन्स किसने जारी किए थे बेटा, कुमारगुप्त ने। राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे, राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंदू अंकल प्रथम ने। व्याघ्र शैली के सिक्के किसने किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वीणा वादन वाले सिक्के किसने जारी किए थे, समुद्रगुप्त ने किए थे। चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किए थे। मयूर सिक्के किसने जारी किए थे, कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। इन बातों को आपको याद रखना है। उसके कुछ सिक्कों पर उसे अश्वमेध यज्ञ करते हुए बताया गया है। कुमारगुप्त प्रथम ने
महेंद्रादित्य सहित अनेक उपाधियां धारण की हैं। इस बात को भी आपको रखना है। वत्सवट्टी की बात करते हैं तो वत्सवट्टी कुमारगुप्त प्रथम के समय प्रसिद्ध कवि व संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की है। मंदसौर प्रशस्ति में प्राचीन दसपुर के सूर्य मंदिर के निर्माण का बाद में उसके जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। क्या इसको हम पढ़ने चुके 4-5 बार पढ़ चुके हैं, कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कितना महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बार बार बता चाहूँ, मंदसौर में आपको 2 अभिलेख मिलते हैं। एक तो आपको मंदसौर में ऐसो वरुण का अभिलेख मिलता है, एक आपको कुमारगुप्त का मिलता है। जो सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है आपको, जो सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है, रेशम बनगरों की जानकारी मिलती है, वो किसका होता है बेटा? आपका वो आपका किसका होता है? कुमारगुप्त का होता है। और ऐसो वरुण का आपका अभिलेख अलग है, जो कि कहाँ मिलता है? फिलहाल में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको मिलता है कहाँ पे? ग्वालियर के उसमें संग्रहालय में। ठीक है, इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हम लोग। मैं गुप्त काल का बता रहा था, सूर्य मंदिर का, सॉरी आपका कुमारगुप्त का अभिलेख का। मंदसौर अभिलेख आपको 2 मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, वो कुमारगुप्त का मिलता है, एक ऐसो वर्मन का मिलता है। ऐसो वर्मन गुप्त, कुमारगुप्त कौन है आपके? गुप्त शासक है। और ऐसो वर्मन कौन है बेटा आपके? एमपी के लोकल शासक आपके थे, बर्मन वंश के। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं आपके लिए। यह प्रशस्ति गुप्तकालीन श्रेणी व्यवस्था, विशेषकर रेशम बनकरों की श्रेणी के लिए विषय जानी जाती है। कुमारगुप्त के अभिलेख की बात करूँ तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में लगभग 18 अभिलेख आपको प्राप्त होते हैं। इतने अधिक अभिलेख किसी अन्य गुप्त शासक के आपको प्राप्त नहीं होंगे। आपको बात करते हैं विल्सड अभिलेख की। विल्सड अभिलेख की तो विल्सड आपका वर्तमान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का प्रारंभिक अभिलेख है। इस पर गुप्त संवत 96 से 415 की तिथि अंकित की जाती है। इसी अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तथा गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। अभिलेख की बात करूं, ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा स्वामिनी महासेन के मंदिर तथा एक धार्मिक संस्था के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस पर बेलसड़, कुमारगुप्त का बेलसड़ अभिलेख पूछा है कहाँ पे बेटा? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। नंबर 1, कुमारगुप्त के शासनकाल की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। गुप्त संवत की जानकारी, डेट मिलती है इस पर आपको, बट डेट अलग मिलेगी आपको 96-415 ईस्वी। ठीक है ना, 96 मिलती है गुप्त संवत, 96 इनका टाइम पीरियड है, तो आपको क्या 415 ईस्वी के आसपास आ जाएगा। क्यों? 319 ईस्वी के आसपास कुमार गुप्त संवत शुरू हुई थी आपकी। कुमारगुप्त की द्वारा गुप्त शासकों की वंशावली यहाँ पे मिली, आपको पता ही है। इसी अभिलेख में आपको ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा स्वामी महासेन के मंदिर और एक धार्मिक संस्था के निर्माण का उल्लेख मिलता है। बेलसड़ अभिलेख में कुमारगुप्त को चारों समुद्रों का विजेता बताया गया है। एक कुमारगुप्त के अभिलेख महत्वपूर्ण है, कहीं पे चारों समुद्रों का विजेता बताया गया है, कहीं पे शरतकालीन सूर्य बताया गया है, महत्वपूर्ण है। मथुरा अभिलेख की बात करेंगे तो मथुरा अभिलेख एक मूर्ति के अधोभाग से मिलता है। इस पर गुप्त संवत 135 उल्लेख है। यह कुमारगुप्त के शासनकालीन धार्मिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूची है। सांची अभिलेख, यह कुमारगुप्त का अभिलेख है। ठीक है, अभी डेट में याद मत करना यहाँ पे। इस अभिलेख में क्या हरि स्वामी नामक महिला द्वारा सांची के आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। क्या? सांची के अभिलेख में हरि स्वामी नामक महिला द्वारा सांची के आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख गुप्त काल में बौद्ध संघों को दी जाने वाली दान का महत्वपूर्ण प्रमाण है आपका। ठीक है ना,